Good evening, everyone. Uh, Due to some technical issues in the live stream, we are just ended that part in the middle, and now we are starting it again, and we are covering this topic respiratory volume once again from the starting. और हमने ये यहाँ पे छोड़ दिया था, तो हम उसे इस टॉपिक को एक बार क्विक वापस से रिवाइज कर लेते हैं यहाँ से, फिर हम इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर देंगे, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को। बाय द वे आपके एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी कम दिन बचे हैं, तो प्रिपेयर हार्ड फॉर इट। और इस बार काफ़ी चीज़ें काफ़ी हद तक काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है और भी चीज़ें बेटर रहेंगी इस बार। ये एग्ज़ाम लीक वगैरह और इन सब से रिलेटेड काफ़ी वर्क किया गया है, तो इट विल बी फेयर फॉर दिस टाइम। सो प्रिपेयर हार्ड, अच्छे से पढ़ाई करो और विल गेट योर रिज़ल्ट। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इन दिस पीपीटीज़ और इन दिस होल क्लास हमने कंप्लीट एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी की हर एक लाइन, उसका हर एक लाइन का एक्सप्लेनेशन हमने पूरा अच्छे से कवर किया है। तो हमें ये इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमें एनसीईआरटी नहीं कवर करी है या फिर हम ये एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। ये कट टू द पॉइंट, और जितना इम्पोर्टेंट है वो सब हम कवर कर रहे हैं इसमें। जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो हमने रिमूव कर दिया है, जो इम्पोर्टेंट है वो सारा हम यहाँ से कवर कर रहे हैं। हमें इसके अलावा कोई भी कंटेंट की फॉर वन शॉट रिवीजन अब कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको एज अ कंप्लीट रिवीजन कंसिडर कर सकते हैं बेसिकली। सो हमें ये नहीं करने की ज़रूरत है कि हम एनसीईआरटी को अलग से कवर करें। हाँ, एक बार थोरोली रीडिंग हम कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं एक बार, जिससे हमें यहीं पे चीज़ें कोरिलेट होती दिख जाएंगी। हमें यहीं पे ये चीज़ें सब रिलेटेड दिख जाएगी कि यहाँ पे चीज़ें वही है जो एनसीईआरटी में है। तो हम अब इसको स्टार्ट करते हैं, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड फॉर योर प्रिपरेशंस, एंड जस्ट ट्रस्ट द इंस्टीट्यूट एंड ट्रस्ट द होल इकोसिस्टम। बेसिकली जो ये इंस्टीट्यूट से आप जुड़े हुए हो, जो क्लासेस आप ले रहे हो, ट्रस्ट देम। हम अपनी तरफ से बेस्ट देने की आपको कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। अब हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली टाइडल वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन नॉर्मली इनहेल्स, ये हमने पहले भी देख लिया है। जो एक इंसान जिस एयर को इनहेल करता है उसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का जो बेसिकली टाइडल वॉल्यूम की जो टोटल है वो वॉल्यूम क्या है, 500 ml है। इसका फॉर्मूला क्या है, MRV इज इक्वल टू TV इंटू BR। BR इज ब्रीदिंग रेट, MRV इज मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 500 मल्टीप्लाई बाय 12 to 16 इज इक्वल टू 6000 to 8000 पर मिनट। बेसिकली ये वॉल्यूम आ गया हमारे पास ml में, तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। तो हम इसको कैसे निकाला, 12 into 16 करा, तो ये रेशो हमारे पास इसीलिए डिफरेंशियल में आया है 6000 से 8000 तक। तो हम इसको निकाल सकते हैं, TV इज इक्वल टू MRV इज इक्वल टू TV इंटू BR। तो ये हमारा टाइडल वॉल्यूम है। द वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन नॉर्मली इनहेल भी करता है, जिसे एक्सेल भी करता है। ये सिर्फ इनहेल या सिर्फ एक्सेल का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें बोथ है, इनहेल भी है और एक्सेल भी है। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इनहेल्स बाय फोर्सफुल इनहेलेशन आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन। एक बार सांस लिया, उसके बाद फोर्स लगा के वापस से एयर का इंटेक करा, उसे हम कहेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इनहेल्स बाय फोर्सफुल इनहेलेशन आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन। तो IRV की जो वॉल्यूम है वो टोटल है 2500 to 3000 ml, ये इसकी टोटल वॉल्यूम है। हमने TV टाइडल वॉल्यूम की देखी, वो 500 ml थी। तो ये दोनों वॉल्यूम्स हमें याद रखनी है। टाइडल वॉल्यूम की तो हमें 500 ml है, और इसका फॉर्मूला है MRV इज इक्वल टू TV इंटू BR। BR इज ब्रीदिंग रेट एंड TV इज टाइडल वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, द एडिशन वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सेल बाय फोर्सफुल एक्सलेशन आफ्टर द नॉर्मल एक्सलेशन। एक बार सांस छोड़ा, उसके बाद एक इंसान ने दोबारा सांस छोड़ा, उसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ पर्सन कैन एक्सेल बाय फोर्सफुल एक्सलेशन। फोर्सफुल एक्सलेशन का कितना वॉल्यूम, हम कितना फोर्सफुली एक्सेल कर सकते हैं, तो उसका वॉल्यूम है ERV इज इक्वल टू 1000 से 1100 ml। और जो रेजिडुअल वॉल्यूम है, इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सलेशन सम अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन इट लंग्स प्रिवेंट्स इट्स कोलैप्स। लंग्स में कुछ एयर
बाद तक भी बच जाती है, आफ्टर इवन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बेसिकली फोर्सफुल एक्सलेशन के बाद भी एक अमाउंट ऑफ एयर बच जाता है, दैट इज 1100 to 1200 ml, जो हमें क्या हेल्प करता है, बेसिकली हमारे लंग्स को कोलैप्स नहीं होने देने में वो हमें हेल्प करता है। तो हम इस डायग्रामेटिक व्यू से देख रहे हैं, ये टीवी है, बेसिकली इनहेल करा ग्राफ ऊपर, एक्सेल करा ग्राफ नीचे, ग्राफ ऊपर ग्राफ नीचे, बेसिकली ये टीवी है। एक्सेल इनहेल इज इक्वल टू टीवी। देन टीवी में अगर IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऐड हो गया तो हमारे बॉडी में एयर इन हो गई। टीवी में जब ये वाइट जो मार्क है ये है एक्सेल का, बेसिकली यहाँ एक्सेल में डाउन आ रहा है, लेकिन उसी में अगर ERV ऐड हो गई, ERV इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देन वी हैव लेफ्ट अमाउंट इज RV, रेजिडुअल वॉल्यूम। बेसिकली ये रेजिडुअल वॉल्यूम वो है जो लंग्स में इन एनी कंडीशन प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। ये कभी भी लंग्स हमारे खाली नहीं होते हैं, कोई ना कोई एयर वहाँ प्रेजेंट होती है, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर वहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, जिसे हम RV कहते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, जिसका अमाउंट है हमारे पास 1100 से 1200 ml। ये हमारे लंग्स को, जैसे कि हमने देखा था कि ट्रैकिया में C शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है, जिनको हमने एपिग्लोटिस, ग्लोटिस और इन सब से देखा था, तो वो हमारे ट्रैकिया को जो 9 रिंग्स हैं वो क्या काम कर रही है, कार्टिलेजिनस रिंग्स है, उनका काम क्या है, ट्रैकिया को कोलैप्स ना हो, बेसिकली वो स्टैंड रहे, खड़ा रहे, उसके लिए हमें C टाइप रिंग्स हमने ट्रैकिया में देखी है। तो सेम काम यहाँ पे रेजिडुअल वॉल्यूम का है। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या करेगी, हमारी कोलैप्स होने से बचाएगी, लंग्स को कोलैप्स होने से ये रेजिडुअल वॉल्यूम बचाती है। ह्यूमन हैज नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग एंड फ्रॉग्स हैव पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग। नेगेटिव में क्या है, बेसिकली जब हम इनहेल करते हैं तो हमें ATP की रिक्वायरमेंट रहती है। ATP की रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब ये हमारा एक्टिव प्रोसेस है। इनहेलेशन इज अ एक्टिव प्रोसेस और एक्सहेलेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। मतलब हमें पैसिव प्रोसेस का मतलब क्या है, जिसमें हमें ATP रिक्वायर्ड ही नहीं है, हमें इनहेल करने में एनर्जी लगानी पड़ रही है, हमें एक्सेल करने में कोई भी एनर्जी नहीं लगानी पड़ रही है। तो बेसिकली हमें जो इनहेल करते हैं तो उसे बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस, और जो हम एक्सेल करते हैं तो उसे बोलते हैं हम पैसिव प्रोसेस। और ह्यूमन हैज नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग, ये इंपॉर्टेंट है, और जो फ्रॉग में है ये एडिशनल है पार्ट, इसे याद रखो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉग्स में ये डिफरेंशियल बताया गया, बेसिकली ह्यूमन से फ्रॉग्स में डिफरेंशियल बताया गया है। तो ह्यूमंस में नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग होती है और फ्रॉग्स के अंदर पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग होती है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, द डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन इनहेल्स एंड एक्सहेल एट डिफरेंट कंडीशन। हर इंसान की वॉल्यूम ऑफ एयर इनटेक करने की कैपेसिटीज और एक्सेल करने की कैपेसिटीज अलग अलग है, डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस। बेसिकली एनवायरमेंटल कंडीशंस भी होती हैं, कभी कभी पर्सनल जो कंडीशंस है, बेसिकली सिगरेट स्मोकर्स हैं और उन सब का जो लंग्स होता है उसका साइज शॉर्ट हो जाता है, तो उसकी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टोटल टीवी जो हमारी है, रेजिडुअल वॉल्यूम, वो लंग्स कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से, ल्यूमन उसका एल्वेलाई का ल्यूमन कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से इनहेल्स और एक्सेल्स उनमें कम हो जाता है। तो अमाउंट ऑफ एयर हमारी लंग्स में कम हो जाती है इफ एनीवन इज अ बेसिकली रेगुलर स्मोकर। कैपेसिटीज आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। कैपेसिटीज क्या है, जैसे कि हमने देखा TV इज इक्वल टू प्लस IRV आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। दो वॉल्यूम्स का कॉम्बिनेशन को हम बोल रहे हैं कैपेसिटीज। अडल्ट ब्रीदिंग रेट क्या है, 12 से 16 टाइम्स पर मिनट, 12 से 16 टाइम पर मिनट। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है वो आता है यहाँ पे स्पायरोमीटर, अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर वेरियस रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज एक्सेप्ट रेजिडुअल वॉल्यूम। हम रेजिडुअल वॉल्यूम को, क्योंकि वो हमेशा लंग्स में ही रहती है, कोई भी डिवाइस हम लंग्स में एंटर नहीं कर सकते हैं, तो रेजिडुअल वॉल्यूम को हम कभी नाप भी नहीं पाते। हम टीवी नाप लेते हैं, हम ERV नाप लेते हैं, हम IRV नाप लेते हैं, लेकिन हम कभी भी रेजिडुअल वॉल्यूम बेसिकली RV कभी भी नहीं मेजर कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमेशा लंग्स में लेफ्ट आउट है, वो लंग्स को कोलैप्स होने से बचा रहा है। तो हम रेजिडुअल वॉल्यूम को कभी भी नहीं मेजर कर पाते हैं। बाकी सारी वॉल्यूम्स को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसे हम स्पायरोमीटर नाम देते हैं। ये स्पायरोमीटर जो डिवाइस है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट OT यहाँ से बनता है कि विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर वेरियस रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। और ये जो एक्सेप्ट रेजिडुअल वॉल्यूम वाला पॉइंट है, ये स्पायरोमीटर वाले पॉइंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम रेजिडुअल वॉल्यूम कभी मेजर ही नहीं कर पाते, हम स्पायरोमीटर से कभी मेजर नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ TV, ERV, IRV मेजर कर पाते हैं, हम कभी भी RV मेजर नहीं कर पाएंगे। अब ये वही जो हमने पढ़ा था उसी के बारे में बताया। TV इज
तो टाइडल वॉल्यूम ERV प्लस RV ऑल्सो प्रेजेंट इन लंग्स ऑलरेडी बट कैन बी एक्सेल्ड, सिर्फ बाहर निकाली जा सकती है। हमने जब फोर्सफुल एक्सलेशन करा, फोर्सफुल एक्सलेशन के बाद TV आउट, ERV आउट, लेकिन हमारे पास लास्ट में क्या बच गया, RV, रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसे हम मीजर नहीं कर पा रहे थे, वो हमारे पास अभी भी बच गई है। नेक्स्ट हमने इनहेल करा, तो हमारे पास क्या आया, इनहेल करने से TV प्लस ERV ही वापस आई, TV और ERV हमारे पास वापस आई, जिससे RV हमारी अभी भी वही सेम जगह पे कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं है। TV और ERV ही बाहर हुई, TV और ERV ही वापस इनहेलेशन पे। नेक्स्ट इनहेल, हमने फोर्सफुल एक्सलेशन करा, फोर्सफुल एक्सलेशन के बाद जब हमने मीजर करा तो हमारे पास सिर्फ RV बची, ERV और TV आउट। देन इनहेल करा, नॉर्मल इनहेलेशन है, नो फोर्सफुल इनहेलेशन, तो उसमें हमारी TV और ERV ही वापस आ गई है इन एडिशन विद रेजिडुअल वॉल्यूम। तो हमारे पास TV, ERV प्लस RV, ये तीनों का कॉम्बिनेशन हमारे पास वापस आ गया है। और जो लेफ्ट आउट था वो RV एज इट इज है, RV में कोई चेंज नहीं है, दैट्स व्हाई देयर इज नो चेंज इन द RV, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट मेजर बाय इट बाय any measuring device. Basically we can say it in one line that spirometer cannot measure the RV. रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, इन रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज हमने पॉइंट देखा था, अभी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इनहेल्स आफ्टर नॉर्मल एक्सलेशन। तो IC का फॉर्मूला है TV प्लस IRV। इंस्पायरेटरी है तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम ऐड कर देंगे, TV प्लस IRV इज इक्वल टू EC, या फिर हम इसे ये भी बोल सकते हैं IC, सॉरी EC नहीं IC इज इक्वल टू TV प्लस IRV। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सेल आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन, तो TV कांस्टेंट, EC इज इक्वल टू TV प्लस ERV। हम वहां पे इंस्पायरेटरी चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक्सपायरेटरी चेक कर रहे हैं, तो ये दोनों चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, IC और EC। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सलेशन। नॉर्मल एक्सलेशन के बाद हमारे लंग्स में क्या बच जाएगा, फोर्सफुल एक्सलेशन के बाद बेसिकली FRC, सॉरी नॉर्मल एक्सलेशन के बाद ERV प्लस RV इज इक्वल टू FRC। इसमें से हम TV हटा देंगे, TV को हम यहां से हटा देंगे, TV हमने हटा दिया तो हमारा FRC की वैल्यू निकल आएगी। FRC क्या है, ERV प्लस RV इज इक्वल टू FRC। अब हम पार्शियल प्रेशर का देख रहे हैं, एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, हमने पानी की टंकी से नीचे नल में पानी लेना होता है तो हमें हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हमारे टंकी से नल में पानी आ जाता है, इसीलिए हम टंकी छत पे रखते हैं। जब लेकिन हमें अगर टंकी में पानी चढ़ा रहे हैं तो हमें मोटर का यूज करना पड़ता है, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर कभी भी इजीली मूव नहीं करता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज 159 mmHg, दैट इज इन एटमॉस्फेयर। तो हम इसको कैलकुलेशन से निकालते हैं क्योंकि 21% हमारी O2 इन एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, तो हम उस फॉर्मूला से इसको निकाल लेंगे तो हमारा 159 mmHg आएगा। CO2 हमारा 0.3 mmHg है एटमॉस्फेयर के अंदर, और इसको हम निकालेंगे तो हमारा ये बचा हुआ बेसिकली ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको हम कैलकुलेशन को हम नहीं भी याद रखेंगे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सोल्युबिलिटी इसकी इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज सोल्युबिलिटी मीन्स आफ्टर डिफ्यूजन CO2 इज 20 to 25 times more soluble than O2। ये लाइन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, सोल्युबिलिटी इंक्रीजेस मींस आफ्टर डिफ्यूजन CO2 इज 20 to 25 टाइम्स मोर सोल्यूबल। हमने ये यहाँ पे डायग्राम में भी देखा है, 100 mmHg है O2, डिफ्यूज कर रहा है, डिफ्यूजन में 25 जा रहा है, लेकिन जो डिफ्यूज करने का स्पीड है वो स्लो है, जो ये एरो से हमने बताया ये स्लो स्पीड है बेसिकली यहाँ पे। लेकिन अगर जब हम इसको वापस से यहाँ देखें CO2 के केस में तो 100 mmHg है जो बहुत फास्टली डिफ्यूज कर रहा है, और वो CO2 है। द डिफ्यूजन ऑफ CO2 अक्रॉस द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर देन O2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें ये मच हायर है O2 से। तो हमें सोल्युबिलिटी में ये समझना है कि CO2 इज 20 to 25 टाइम्स मोर सोल्यूबल देन O2। अब देखते हैं वाइटल कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ
एयर अ पर्सन कैन एक्सेल आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन, फोर्सफुल इनहेलेशन के बाद एक पर्सन ने जो वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर निकाला है उसको बोलते हैं हम वाइटल कैपेसिटी। VC इज इक्वल टू IRV, हम यहां से समझेंगे IRV प्लस TV प्लस ERV, रेजिड्यूअल तो अभी भी एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है, रेजिड्यूअल एज इट इज सेम वहीं की वहीं उसी पोजीशन पे है, नो चेंज इन द रेजिड्यूअल वॉल्यूम। अब हम देखते हैं TLC, अब आ गई है बात टोटल, TLC मतलब टोटल, टोटल का में टोटल के अंदर सब कुछ आ जाएगा, लंग्स के अंदर जो भी एयर प्रेजेंट है इज टोटल, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन, दैट TLC। हम यहाँ पे TLC का फॉर्मूला VC में हम IRV प्लस TV प्लस ERV प्लस RV, तो हम इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, IRV प्लस TV प्लस ERV प्लस RV इज इक्वल टू TC या TLC, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं VC में हमारा क्या आ गया था, वाइटल कैपेसिटी के अंदर हमारा IRV प्लस TV प्लस ERV सारी चीजें आ गई हैं, तो हमारा RV यहाँ पे जोड़ देंगे प्लस VC जोड़ देंगे तो हमारी टोटल लंग कैपेसिटी निकल के आ जाएगी हमारे पास, टोटल लंग कैपेसिटी और वाइटल कैपेसिटी का यहाँ पे आई थिंक पॉइंट क्लियर हो जाता है। टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द लंग्स आफ्टर द फोर्सफुल इनहेलेशन के बाद जो अमाउंट बच गया जिसमें हमारा VC और RV भी आ जाएगा। ये पॉइंट हमने एल्वोलाई का और पल्मोनरी कैपिलरीज का पहले भी देखा है, इसको हम वापस एक बार देखते हैं। एल्वोलाई आर प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बिल्कुल ठीक बात है, एल्वोलाई हमारी प्राइमरी साइट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। फैक्टर अफेक्टिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जितनी मोटी हमारी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन रहेगी उतना ही स्लो हमारा डिफ्यूजन होगा। किसका, बेसिकली एल्वोलाई से पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर जो डिफ्यूजन हो रहा है वो उतना ही स्लो होगा। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है जो वो हम यहाँ पे देखते हैं 3 लेयर की बनी हुई है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जिससे एल्वोलाई बना है, बेसमेंट सब्सटेंस जिससे हमारा दोनों के एल्वोलाई और पल्मोनरी कैपिलरी के बीच के जो डिफ्यूजन एरिया है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट सब्सटेंस से बना है, और जो हमारा पल्मोनरी कैपिलरी है वो हमारी एंडोथेलियम से बनी है जिसे हम बोलेंगे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। थिकनेस है जो थिकनेस इज 0.2 mm, बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इसकी थिकनेस है वो लेस देन या तो 0.2 है या फिर हम एक कम्युलेटिव वे में लिख सकते हैं कि 1 mm से भी लेस देन है। 3 लेयर के अंदर क्या है, जो 3 लेयर है वो 2 सेल्यूलर है और वो एक है जो उसमें वो नॉन सेल्यूलर बेसमेंट सब्सटेंस है फॉर्म्ड बाय बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एपिथेलियम ऑफ एल्वोलाई एंड कैपिलरीज, जो बनी हुई है बेसमेंट मेम्ब्रेन से। बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एपिथेलियम किसकी, एल्वोलाई और कैपिलरी। बेसिकली ये समझो 2 चीजों के बीच में कोई चीज है तो वो बनी तो उन्हीं के इन्फ्लुएंस से है, तो ये वही पॉइंट यहाँ पे समझाया जा रहा है, लेकिन वो नॉन सेलुलर है। ये हमें याद रखना है कि जो बेसमेंट सब्सटेंस है वो नॉन सेलुलर है, और थिकनेस जो पॉइंट यहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसमें जो एक पॉइंट अल्टर करता है या अफेक्ट करता है या एक फैक्टर जो डिफरेंशिएटेड है वो थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है। तो ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वोलाई एंड दी कैपिलरीज। यहाँ हमारा ये पॉइंट स्टार्ट हो जाता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हो रहा है। पार्शियल प्रेशर O2 का 59 mmHg है जो एयर में है, जो हाई है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर रहा है। Partial pressure of O2 is 104 in alveoli and partial pressure of O2 is 40 in the pulmonary capillaries। तो ये हमें डायरेक्ट वैल्यूज याद रखनी है। 159 mmHg कैसे आया था वो हमने पीछे देख लिया है। 159 mmHg है जो वो पार्शियल प्रेशर O2 का प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। एल्वोलाई में वो जैसे ही आएगा कम हो जाएगा, कोई भी चीज बाहर से अपने नेचुरल हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में आ रही है तो ऑब्वियसली रिड्यूस होगी। तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है वो 104 हो जाएगा एल्वोलाई में, और पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर 40 हो जाएगा। अब जो नेचुरल हैबिटेट है जो हमने वहाँ एटमॉस्फेयर की बात करी वो यहाँ CO2 के लिए है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 45। जो पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर ये वो एल्वोलाई के अंदर जब जाएगा तो उसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 विल बी 40 एंड इफ इट इज गोज इन द पल्मोनरी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर दैट विल बिकम 0.3 mmHg। ये रिड्यूस हो जाएगा। यहां से क्या होगा, पार्शियल प्रेशर O2 का
हाई टू लो एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई, पल्मोनरी कैपिलरी में हाई, देन एटमॉस्फेयर इज लो अगेन। तो आई थिंक ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज यहाँ पे क्लियर हो गया है। एक्सचेंज बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरीज एंड टिश्यूज का हम आगे अभी देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हार्ट का भी पार्ट हमारा कवर हो रहा है और हमारा इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज का भी कवर हो रहा है। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एल्वेलाई से जो O2 है, एल्वेलाई में हमने देखा था 40 है CO2, 104 है, CO2 हमारा 40 है, ठीक है। ये हमने पॉइंट यहाँ पे देख लिया है। O2 अगर हमारा पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर आ रहा है तो वो 40 हो रहा है, और CO2 अगर हमारा पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर है वो 45 है। जो डिफ्यूज करके एल्वेलाई में जाएगा तो बेसिकली वो 40 हो जाएगा। तो यहां से जो सबसे पहले ये हमारे टिश्यूज हैं। अब एल्वेलाई का क्लियर हो गया, अब हम टिश्यू का पार्ट देखते हैं। जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो 45 है, और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है वो टिश्यू के अंदर 40 है। तो अब ये बेसिकली पल्मोनरी कैपिलरी में जाएगा यहां पे भी, तो ये partial pressure of CO2 will become 40 and partial pressure of O2 will become 95। ये इंक्रीज हो जाएगा 95 से, टिश्यू के अंदर 40 आ रहा है और ये CO2 45 से 40 हो रहा है। तो जब ये इन्फ्लुएंस, बेसिकली यहाँ CO2 तो 40 है, इन्फ्लुएंस यहाँ किसका ज्यादा है, यहाँ पे इन्फ्लुएंस है O2 का ज्यादा। इसको हम बोलेंगे सिस्टमिक वेन। ये राइट एट्रियम में जा रही है और इसका क्या है, ये सिस्टमिक वेन के अंदर हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा वाया सिस्टमिक वेन हमारा राइट एट्रियम में जा रहा है। राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, वहां से जो निकल रही है वो पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके निकल रही है। जनरली ये नहीं होता है, ये यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस है कि पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से राइट वेंट्रिकल से ये लेके जा रही है, जिसका पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज 40 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 45। तो वो हमारा सिस्टमिक कैपिलरी के अंदर जा रहा है। ये पॉइंट हमने एल्वेलाई से और सिस्टमिक कैपिलरी का यहाँ हमने समझ लिया, पल्मोनरी कैपिलरी का हमने यहाँ पे समझ लिया था। अब लेफ्ट एट्रियम में जो हमारा एल्वेलाई टू पल्मोनरी कैपिलरी जो ब्लड आ रहा है वो पल्मोनरी वेन लेके आ रही है। ये ऑक्सीजनेटेड, पिंक कलर इज फॉर ऑक्सीजनेटेड एंड ब्लू कलर इज फॉर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये हमारा पल्मोनरी वेन लेके आ रही है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज 95 mmHg एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 40 mmHg। बेसिकली ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये बाहर निकल के वाया सिस्टमिक आर्टरी that is containing oxygenated blood, that's why we are saying that this is exception, क्योंकि deoxygenated blood यहाँ पे जनरली हमेशा वेन कैरी करती है, ये एक एक्सेप्शन है। यहाँ पे सिस्टमिक आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी जिसका पार्शियल प्रेशर 95 है एंड CO2 का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे 40 है। वो हमने टिश्यूज के रिलेशन में देख लिया कि टिश्यू के अंदर जो पार्शियल प्रेशर होता है CO2 का वो 45 होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इन टिश्यू इज 40। और यहाँ पे क्या है, जो वाया सिस्टमिक आर्टरी आ रही है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज 95 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 40। तो ये पूरा प्रोसीजर हमें समझ आ गया है। मतलब हमने एल्वेलाई से स्टार्ट करा, हमने देखा कि सिस्टमिक वेन जो सबसे पहला एंट्री कर रहा है वो राइट एट्रियम में हो रहा है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, फिर वो जा रहा है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से वो वाया पल्मोनरी आर्टरी, दैट पल्मोनरी आर्टरी इज अ एक्सेप्शन। Once again I'm telling this, pulmonary artery is an exception because deoxygenated blood is carried by vein. So ये जाएगा सिस्टमिक कैपिलरीज के पास, वहां पे ऑक्सीजन का और CO2 का इन्फ्लुएंस चेक होगा। वहां पे चेक होने के बाद जो पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी, क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूजन हुआ है, डिफ्यूजन की वजह से जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है विल बी 95 mmHg। ये हमें डायरेक्ट याद रखना है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 विल बी 95 mmHg एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 विल बी 40 mmHg। यहां से हमारा पार्शियल लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल से वो सिस्टमिक आर्टरी के थ्रू O2 जो हमारा P पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज 95 है और जो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 40, देन वो टिश्यूज से O2 विल डिफ्यूज टू पार्शियल प्रेशर, O2 डिफ्यूज हो जाएगा, दैट विल बिकम 40 एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 विल डिफ्यूज टू द सिस्टम पल्मोनरी कैपिलरी और द सिस्टमिक कैपिलरी। बेसिकली वहां पे वो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 विल चेंज टू 40। बेसिकली चेंज हर जगह होगा, सेम कहीं भी नहीं कैरी होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 यहाँ पे 104 है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेसिकली O2 का जो प्रेशर है वो यहाँ पे पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर 40 हो जाएगा, चेंज हो रहा है। यहाँ पे पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर जो 40 है वो चेंज हो जाएगा, एल्वेलाई के अंदर 45 है वो चेंज हो जाएगा CO2 40 के अंदर। तो दैट्स द होल
इकोसिस्टम जो बेसिकली बना हुआ है, जिसमें हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एयर या फिर हार्ट साइड के रिलेशन में भी हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और बेसिकली ये पॉइंट ज़्यादा सर्कुलेशन के पार्ट का है, तो इसको हम वहाँ भी कवर करेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 थ्रू ब्लड, डिजोल्व इन प्लाज्मा, डिजोल्व जो प्लाज्मा में होता है वो 3% होता है, और बाउंड विद HB हीमोग्लोबिन के साथ वो 97% है। ये थ्रू ब्लड, ट्रांसपोर्ट O2 का ब्लड के थ्रू होता है। वो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखने, डिजोल्व इन प्लाज्मा 3%, बाउंड इन हीमोग्लोबिन दैट इज 97%। इसका रिलेशन अभी हम प्लाज्मा का और डिजोल्व होने का ऑक्सीजन का और ये जो हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड हो रहा है 97%, इसका हम डिसोसिएशन कर्व के अंदर भी देखेंगे। ब्लड, प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट, ब्लड सेल, ये हमारा ब्लड का जनरल एक ओवरव्यू है। ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें ब्लड सेल और प्लेटलेट्स होती हैं। ब्लड सेल्स आरबीसी और डब्ल्यूबीसीज होती हैं। आरबीसी जो हमारी हैं वो ई न्यूक्लिएटेड विद हीमोग्लोबिन, रेड कलर्ड पिगमेंट है। वन हीमोग्लोबिन कंटेन्स 4 हीम ग्रुप दैट इज नॉन प्रोटीन एंड 4 ग्लोबिन ग्रुप दैट कंटेन प्रोटीन चेन। द प्रोटीन चेन दैट इज कंटेन्ड दैट इज ट्रू ऑफ अल्फा चेन एंड ट्रू ऑफ बीटा चेन। तो अल्फा प्लस आयरन हीम, बेसिकली हीम में 4 आयरन के ग्रुप है। 4 हीम इज नॉन प्रोटीन पार्ट हमारा आयरन का है। तो अल्फा 1 प्लस Fe2, अल्फा 2 प्लस Fe2, बीटा 1 प्लस Fe2, बीटा 2 इज Fe2। 4 हीम ग्रुप, 4 Fe2 हमारे पास अवेलेबल है। तो ये 4 ग्लोबिन और 4 हीम ग्रुप का हमने एक डायग्रामेटिक एक तरीके से व्यू देखा है। जो सेंटर में है ये तो Fe2 प्लस, और ये जो साइड में है ये हमारे 4 ग्लोबिन ग्रुप हैं, जो बेसिकली अल्फा चेन और बीटा चेन 2 हैं, उनके बारे में बताया गया, उसका डायग्रामेटिक व्यू दिखाया गया। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां पे हम देखते हैं कि 100 ml ऑफ ब्लड कंटेन 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। बेसिकली एवरेज हम इसका निकाले तो 12 से 16 ग्राम हमारा निकल के आता है। 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कैरी 1.34 ml ऑफ O2। तो हमारा यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो जाता है कि 1 ग्राम कितना कैरी करेगा। 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कैरी 1.34 ml ऑफ O2। 100 ml ब्लड ऑफ कैरी 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये दोनों चीजें यहाँ किसमें कितनी कैरी हो रही है। तो हम 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड का हम अगर ये देखें कि वो कितने ml ऑफ O2 कैरी करेगा, तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन मल्टीप्लाई बाय 1.34 ml O2 गिव्स यू 20 ml O2 कैरी करने की कैपेसिटी है 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एट नॉर्मल फिजियो। ये इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर है ये सिचुएशन। एट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन टेम्परेचर दैट इज 37 डिग्री एंड पीएच इज 7.4, CO2 वहां पे नॉर्मल है और सारी सिचुएशन नॉर्मल है। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट डिलीवर 5 ml ऑफ O2 टू द टोटल टिश्यू। अब ये 5 ml क्या आया है ये हम आगे समझेंगे इन रिलेशन टू 20 ml। हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये याद रखना है कि 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी 20 ml ऑफ O2। अब हम O2 बाइंड्स टू आयरन पार्ट ऑफ हीम। 1 हीमोग्लोबिन कैरीज 4 O2 मॉलिक्यूल्स। बेसिकली यहाँ पे एल्वोलाई है, ये यहाँ पे पल्मोनरी कैपिलरी है। पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर ये आरबीसी के अंदर का फंक्शन दिखाया हुआ है, जो हमने अभी 97% वाला पार्ट पढ़ा था। 3% प्लाज्मा डिसोल्व, O2 प्लस HB रिवर्स रिएक्शन है, कैटालाइज भी हो रही है और मेटाबोलाइज भी हो रही है। O2 प्लस HB O2 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन ले आरबीसी के अंदर बनेगा, लेकिन ये अनस्टेबल है। ये अनस्टेबल सिचुएशन है। बेसिकली O2 प्लस HB गिव्स यू ऑक्सी हीमोग्लोबिन 97% ये, लेकिन ये एक अनस्टेबल कंडीशन है। O2 plus HB in alveoli gives you HB plus O2 and in tissue it is in reverse condition। तो ये जो हमने पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है ये बहुत डायग्रामेटिक व्यू से हमें बहुत अच्छा हेल्प करेगा समझने के लिए कि O2 plus HB in alveoli gives you HB plus O2 and in tissue HB plus O2 gives in tissue it will become O2 plus HB। ब्रेक हो रहा है यहाँ पे O2 और HB कंबाइन होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहे हैं, जो 97% डिसॉल्व हो जाएगा। डिफ्यूजन डिसॉल्व होने का काम करेगा प्लाज्मा के अंदर 3%, 97% यहाँ पे। और ये यहाँ पे डायग्राम दिखाया है, Fe के 4 जो हीम ग्रुप है वो ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करते हैं। एट लंग्स 100% सैचुरेशन मीन्स 100 ml O2 ब्लड विल कैरी 20 ml O2। 100 ml
will carry 20 ml of O2. At normal physiological condition, 5 ml O2 out for this 20 ml is delivered to tissue. बेसिकली ये 20 का हम 5 यहाँ पे बाहर निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब 25% will be out and 15 ml O2 still left can be used in muscular exercises. That means 75% blood still saturated. यहाँ पे क्या हुआ है, जो 5 ml O2 आया था, हमने नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में देखा है, वो टिश्यू के पास डिलीवर हो गया, तो 20 ml का जो 25% निकल के आएगा वो 5 निकल के आएगा। 5 अगर हमारा वहां पे यूज हो गया है तो हमारा उसके बाद कितना बच गया, 75%, जो हमारे ब्लड को सैचुरेटेड रहने में काम करेगा। तो 20, ये इसका फॉर्मूला है 20 ml O2 मल्टीप्लाई बाय 75 अपॉन, जो ये 75 है ये परसेंटेज है, परसेंटेज को अगर हम सॉल्व करेंगे तो अपॉन 100 करेंगे तो 15 ml लेफ्ट हो जाएगा। 20 ml O2 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, जिसका परसेंटेज हमारा निकाल के अपॉन 100 करके 5 ml आ जाएगा। तो बेसिकली ये हमें पार्शियल प्रेशर की क्या वैल्यू, P50 को क्या बोलेंगे, द पार्शियल प्रेशर एट विच द हीमोग्लोबिन इज 50% सैचुरेटेड। P50 इज 50% सैचुरेटेड, P75 इज 75% सैचुरेटेड, P25 इज 25% सैचुरेटेड। तो ये यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्लियर हो जाता है कि 20 ml O2 75%, that will give our 15 ml, and that same condition 20 ml O2 multiply by 25%, that will give our 5 ml of O2. ये यहाँ पे कैन बी यूज्ड, जो हमारा बचा हुआ 50% O2 स्टिल लेफ्ट हो रहा है वो यूज्ड हो रहा है मस्कुलर एक्सरसाइजेज में, और जो हमारा 75% बचा है वो हमें अभी भी ब्लड को सैचुरेटेड करने में हेल्प कर रहा है बेसिकली। O2 dissociation curve. A graph is plotted between percentage saturation of hemoglobin with O2. बेसिकली ये O2 का डिसोसिएशन कर्व है। जो ग्राफ हमने प्लॉट करा है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन पॉइंट विद ऑक्सीजन अगेंस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड। बेसिकली जो ये कर्व हमें मिल रहा है ये सिग्मोइड शेप है, एस शेप कर्व मिल रहा है। अभी हम इसके बारे में देखेंगे कि एस शेप कर्व ये क्या, ये परसेंटेज है, क्या सैचुरेशन पॉइंट बोल रहे हैं हम, ये क्या है, ये सब इसे हम अभी देखेंगे। हमने कुछ इसके रेफरेंस में पहले भी देख लिया है। अभी 75% रिड्यूसिंग 25% जो गैप आ रहा है बेसिकली उसी के रिलेटेड है। जो 15 - 5 हमने अभी किया था वही सेम चीज है ये। तो बाइंडिंग ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। बेसिकली बाइंडिंग होती है ना जो O2 की, वो हीमोग्लोबिन के साथ वो रिलेटेड होती है किससे, मेनली वो रिलेटेड होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 से। अब ये जो डायग्राम है ये बेसिकली क्या दिखा रहा है, एल्वेलाई में O2 है, वो पल्मोनरी कैपिलरी में गई, O2 प्लस हीमोग्लोबिन बेसिकली HbO2 जो हमने पहले भी देखा था, और HbO2 रिड्यूसेस टू O2 प्लस Hb। ये सिचुएशंस पे डिपेंड करेगा कि जब ये कैटेलाइज होगा और मेटाबोलाइज होगा तो उसका 100% सैचुरेशन होगा। 100% सैचुरेशन का मतलब क्या है, 100 ml ब्लड कैन कैरी 20 ml ऑफ O2। बेसिकली यहाँ पे 20 ml ऑफ O2 जो हमने पीछे पढ़ा है उसी का डायग्रामेटिक व्यू है। यहाँ पे ये टिश्यू से कैपिलरी, सिस्टमिक कैपिलरी के अंदर डिफ्यूज हो रहा है। बेसिकली 20 ml ऑफ O2 कैरी कर रहा है 100 ml ऑफ ब्लड, जिसमें से 15 ml O2 जो है वो हमारी 75% ऑफ टोटल दैट इज अनयूज्ड, और बचा हुआ हमारा 5 ml है O2 दैट इज 25% दैट विल डिलीवर टू द टिश्यू। तो यहां पे हमारा ये क्लियर हो गया पॉइंट। 15 ml O2 is unused, that is of the 75%, and in the systemic capillary 20 ml O2 out of 15 will be unused, that is 75%, and 5 ml O2 will deliver to the tissue and this will be used। बेसिकली अब हम इस ग्राफ को देखते हैं। ग्राफ हम किस रेफरेंस में देख रहे हैं, एट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन 37 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेजेंस ऑफ O2 परसेंट। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये यहाँ पे कह रहा है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 एंड दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन mmHg। इसलिए हमने ये लाइन यहाँ पे लिखी है कि बाइंडिंग ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो ये हमने इस वजह से लिखा है कि सैचुरेशन परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 बेसिकली सैचुरेशन, या फिर हम इसको लिख सकते हैं बाइंडिंग, और इन रेफरेंस विद पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो इसको हम देखते हैं अभी।
इन जो लंग्स की सिचुएशन होगी, लंग्स की कंडीशन में हमने देखा 97% डिसॉल्व हो जाता है, 3% प्लाज्मा में हो जाता है। 97 या फिर हम इसको बोल देते हैं रफली 100% सैचुरेशन यहां हमारा देखने को मिलता है किस पे, 100 mmHg ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पे। लेकिन ये सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है इन द लंग्स। ये जो 25% का जो गैप आ रहा है, ये जो 75% सैचुरेशन है, ये हमें देखने को मिल रही है एट द टिश्यू लेवल। ये 75% सैचुरेशन हमें टिश्यू लेवल पे देखने को मिल रही है, जो हमें यहां पे लंग्स के अंदर 100% सैचुरेशन देखने को मिली थी। और ये सब सिचुएशन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में हो रही है व्हेन अ पर्सन इज नॉर्मल। और जब हम उसका हीमोग्लोबिन या O2 डिसोसिएशन कर्व हम बना रहे हैं और हम बाइंडिंग और सैचुरेशन चेक कर रहे हैं हीमोग्लोबिन का O2 के रेफरेंस में, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हम देखेंगे कि 50% सैचुरेशन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन 25 mmHg के अराउंड होगा। 25 mmHg मतलब ये वही 25% हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो यहां पे सॉरी 50% हो गया एट द 25 mmHg ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, क्योंकि हीमोग्लोबिन का जो सैचुरेशन है वो विद बाइंडिंग होगा O2 से, रिलेटेड रहेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 से। तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने डिस्कस कर लिया है। हमें ये सिग्मोइड दैट विल बी द एस शेप्ड कर्व, ये हमें याद रखना है। 100% सैचुरेशन एट द लंग्स, और ये जो पिंक डॉट दिख रहा है ये है टिश्यू के लिए। तो यहां पे हमें टिश्यू के साथ देखने को मिलेगा, और यहां पे लंग्स में हमें 100% सैचुरेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 इन 3 वेज, प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगा 7%, बाउंड विद हीमोग्लोबिन 20 to 25%, रफली ऑन द मिडिल इज 23%, Hb प्लस CO2 सेम सिचुएशन है, कैटालाइज होगा, मेटाबोलाइज होगा, Hb CO2 बाइंड्स विद ग्लोबिन पार्ट दैट विल मेक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये दो वे हो गए, डिसॉल्व इन प्लाज्मा 7%, वहां पे 3% हो रहा था, और 97% दो हमने वैल्यूज देखी थी। बाउंड with hemoglobin that is roughly on 23%, Hb plus CO2 that will gives Hb CO2, and then that will metabolize that converted into Hb plus CO2 bind हो जाएगा ग्लोबिन पार्ट से, that will be कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन एज पर HCCO3 that is बाइकार्बोनेट फॉर्म में 70% it will travel या फिर यूटिलाइज और या फिर ट्रांसपोर्ट 70%। CO2 आएगा, CO2 विल रिएक्ट विद H2O एंड कैटालिस्टिक एक्टिविटी होगी दैट विल मेक H2CO3। कैटालाइज हो रहा है और मेटाबोलाइज हो रहा है, तो कैटालाइज हो रहा है, कैटालाइटिक एक्टिविटी है, तो H2CO3, और वापस जा रहा है जब वो ब्रेक होके तो H2 प्लस CO2। ये रिवर्स सिचुएशन भी है। फिर दोबारा से ये कैटालाइज होगा, कैटालाइटिक नहीं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज होगा, यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज हो रहा है, तो जिससे क्या होगा, ये H2CO3 विल कन्वर्टेड इनटू H प्लस बाइकार्बोनेट आयन, दैट बाइकार्बोनेट इज 70%। तो हमें बाइकार्बोनेट आयन कहां से मिला, विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो मेनली तो प्रेजेंट रहता है हमारे आरबीसी के अंदर, बट सम अमाउंट ऑल्सो इन प्लाज्मा में। प्लाज्मा में ये क्या काम करता है, ये हेल्प करता है हमारे क्लोराइड शिफ्ट को टू ट्रेवल, क्लोराइड शिफ्ट हो रहा है जो हमारा, उसमें ट्रेवल हेल्प करता है। अब जो ये बाइकार्बोनेट आयन है, इट विल एस्केप फ्रॉम द आरबीसी। यहां पे हमें पता चल गया CO2 विद रिएक्ट विद CO2 प्लस H2O, कार्बोनिक एनहाइड्रेज that will become H2CO3, and if it is reverse it will become CO2 plus H2O, then again carbonic anhydrase होगा, H2CO3 will convert into H plus bicarbonate that is 70%। वहां से वो आरबीसी से एस्केप होगा, एस्केप होके वो चला जाएगा प्लाज्मा के अंदर, वहां के उसके अंदर जाके इसका क्लोराइड शिफ्ट होगा, एक आयन बाहर जाएगा और एक आयन अंदर आएगा, दैट HCO3। बेसिकली ये हमने देखा HCO3 यहां से बाहर गया, तो वहां से Na प्लस Cl माइनस और K प्लस Cl यहां से टू ट्रेवल लंग साइट इन द डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, ये प्लाज्मा में यहां पे डिसॉल्व होगा, यहां से क्लोराइड टूट के वापस से आरबीसी में चला जाएगा। दैट इज अ एक्सचेंज ऑफ आयंस। बेसिकली एक आयन बाहर आ रहा है तो एक आयन वापस अंदर जा रहा है, तो क्लोराइड शिफ्ट, जिसको हम हैमबर्गर फिनोमिना बोल देते हैं। ये एनसीईआरटी में ये लाइन ऐसे मेंशन नहीं है वैसे तो, पर इसे हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए याद रख सकते हैं।
क्लोराइड इंटू आरबीसी फ्रॉम प्लाज्मा टू बैलेंस मूवमेंट ऑफ द बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट को बैलेंस करने के लिए, एक आयन बाहर जा रहा है तो दूसरा बैलेंस करने के लिए अंदर आएगा ही आएगा, तो दैट विल डन बाय द क्लोराइड शिफ्ट। तो हम यहां पे ये समझ गए ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। अब हम वापस से इसको एक बार मेरे साथ साथ आप बोलेंगे, जैसे डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा 7%, बाउंड विद हीमोग्लोबिन दैट इज 20 to 25%, रफली इट इज 23%, और जो 23% इज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, एंड बाइकार्बोनेट आयन विल बी 70%, जिसमें 2 पॉइंट हमें याद रखने, एक तो क्लोराइड शिफ्ट जो एक्सचेंज हो रहा है, एक आयन बाइकार्बोनेट का बाहर जाएगा आरबीसी से और एक अंदर आएगा, जिसे हम बोल देते हैं क्लोराइड शिफ्ट या फिर हेम्बर्गर्स फिनोमिना। और जो ये होगा इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में। अब ये टिश्यू से बेसिकली बोर्स इफेक्ट कहते हैं हम इसे, बोर्स इफेक्ट, दैट इज डिसोसिएशन ऑफ HbO2 ड्यू टू CO2 और H प्लस और CO2 का हमने अभी देखा। CO2 का क्या होगा, CO2 हमारा जो टिश्यू से और हमारा पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर जो आरबीसी है उसमें आएगा, तो उसका कैसे आएगा, हमने देखा 7% इज इन द प्लाज्मा, अनदर CO2 प्लस HbO2 विल कन्वर्ट इनटू Hb प्लस CO2 प्लस O2। इसका जो 20 to 25% ये हो गया, जो रफली हमने देखा था से जो 23% था, बेसिकली ये HbCO2 हमें मिल गया, और जो इसमें से O2 आउट हुआ वो हमारा वापस से ट्रेवल कर जाएगा किसके अंदर, टिश्यू के अंदर। तो O2 यहां से आरबीसी से ट्रेवल कर गया टिश्यू के अंदर, O2 का ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब जो थर्ड स्टेप है, बेसिकली जो स्टेप है हमारा बाइकार्बोनेट आयन वाला, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वाला पॉइंट हो गया, ये हमारा हो गया 7% जो प्लाज्मा में, और ये थर्ड पॉइंट CO2 प्लस H2O विल बिकम H2CO3, एंड वहां से H प्लस आयन हमारा बाहर होगा, H प्लस आयन प्लस HCO3, जो हमारा अब हमें एंड प्रोडक्ट हमारा क्या मिल गया, बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से एस्केप करके प्लाज्मा में जाएगा, और वहां पे जाके वो पोटेशियम और जो सोडियम है हमारे वो ब्रेक होके Cl को वो वापस से आरबीसी के अंदर, प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर वापस भेज देंगे, दैट विल नोन एज क्लोराइड शिफ्ट। यहां से हमारी क्लोराइड से शिफ्ट हो गई है। ये जो अब O2 का हम ट्रांसपोर्टेशन देख रहे हैं, CO2 का हमने तीनों पॉइंट देख लिए, एक CO2 हमें एक O2 हमें आरबीसी से टिश्यू में जाता हुआ यहां से मिल गया जो कार्ब अमीनो ग्रुप से, एक O2 हमें मिल गया जो हमारा O2 प्लस Hb प्लस H, जो हमारा हाइड्रोजन आयन था, जो ऊपर से हमारा CO2 वाले ये इससे बाइकार्बोनेट आयन से ट्रेवल करा था, एक हमें 3%, 97% तो हमें यहां से मिल गया, 3% हमें यहां से प्लाज्मा से मिल गया, दैट विल ट्रेवल टू द टिश्यू। इसे हम कह देते हैं बोर्स इफेक्ट। एक बार वापस से देख लें, 7% इज इन द प्लाज्मा, दैट इज विल बी CO2, दैट एंड कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन हो गया हमारा, थर्ड पॉइंट हमारा हो गया बाइकार्बोनेट आयन वाला। टोटल 97% हमने आरबीसी में देख लिया, 3% हमने प्लाज्मा से देख लिया, दैट होल थिंग दैट विल बी हैपन इन द आरबीसी, ओनली द 2 पार्ट दैट आर हैपनिंग इन द प्लाज्मा, दैट इज CO2 7%, three things will be happen in that plasma, 7% CO2, 3% O2, and that chloride shift only. That will be all this process is known as Bohr's effect या फिर dissociation of HbO2 due to CO2 plus and 2 CO2 plus H plus ions. ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, what is shift to right and what is shift to left, जिसमें हम देखेंगे बाइंडिंग ऑफ O2 विथ हीमोग्लोबिन प्राइमरली डिपेंड ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। हमने वो सिग्मोइड शेप, एस शेप जो कर्व देखा उसमें ही हमने एग्जैक्ट लाइन पढ़ी है, बट अदर फैक्टर कैन अफेक्ट दिस बाइंडिंग। क्या फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H प्लस, pH एंड टेम्परेचर। ये चारों पॉइंट हमें याद रखने हैं, आउट ऑफ 1 इसमें से हटा दिया जाएगा और ये ऑप्शन में डाल दिए जाएंगे। क्या क्या, partial pressure of CO2, H plus, pH and temperature, and these can shift the graph either towards the right or the left। यही वो पॉइंट है जो नॉर्मल जो एस शेप सिग्मोइड कर्व है उसको या तो शिफ्ट टू लेफ्ट करेगा या शिफ्ट टू राइट करेगा। जो शिफ्ट टू राइट होगा उसे हम बोलेंगे बोर्स इफेक्ट। इंडिकेशन लेस सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2, तो जो शिफ्ट टू राइट है वो इंडिकेशन क्या करेगा, लेस सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2, डिसोसिएशन ऑफ HbO2 at the tissue level, partial pressure of O2 will be decreased, partial pressure of CO2 will increase, hydrogen will also increase in relation with this, and the pH will be low and temperature will be increased. In fever, shift to right
मोर O2 रिक्वायर्ड सेल, बेसिकली ये फीवर की कंडीशन में बताया गया कि शिफ्ट टू राइट होगा। अब हम शिफ्ट टू लेफ्ट देखेंगे, इंडिकेट्स मोर सैचुरेशन परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन प्लस O2, हीमोग्लोबिन का O2 के साथ यहाँ पे मोर सैचुरेशन देखने को मिलेगा। एसोसिएशन ऑफ HbO2 एट एल्वेलर साइट, वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इंक्रीज, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 विल बी डिक्रीज, हाइड्रोजन विल बी डिक्रीज, pH विल बी हाई, एंड इससे रिवर्स कंडीशन हो जाएगी। ये शिफ्ट टू राइट दैट विल आल्सो नोन एज बोर्स इफेक्ट। शिफ्ट टू लेफ्ट जो हमने देखा कि उसके क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, किस किस कंडीशन में वो जाएगा। यहाँ पे P पार्शियल प्रेशर O2 का डाउन है, यहाँ पे इंक्रीज है राइट में, लेफ्ट में, राइट में लो है, CO2 का लो है, यहाँ पे हाई है, हाइड्रोजन का यहाँ पे लो है, यहाँ पे हाई है, pH यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है, और टेम्परेचर यहाँ पे लो है, यहाँ पे हाई है। तो हमें ये डिफरेंस से याद रखना है, और नॉर्मल का हमने पढ़ ही लिया कि डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन दी पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पे, O2 पे ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा। तो हमें ये शिफ्ट टू लेफ्ट और शिफ्ट टू राइट के रीजंस हमें याद रखने की क्या क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट जो ये पर्पल लाइन है, इंडिकेट्स मोर सैचुरेशन ऑफ परसेंटेज of saturation of hemoglobin and O2, hemoglobin with O2 indication less saturation of hemoglobin with O2, dissociation of HbO2 at the tissue level। ये हो गया बोर्स इफेक्ट, और वो हमारा हो गया शिफ्ट टू लेफ्ट, और ये हमारा सिग्मोइड शेप कर्व हो गया, और ये इन रिलेशन विद पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 के ही हुआ है। ये हमें याद रखना है। यहां से अभी हमने CO2 और O2 का रेफरेंस में देखा था। अब हम टिश्यू और कैपिलरी में देखा, पल्मोनरी कैपिलरी में देखा था। अब हम एल्वियोलाई और पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर देख रहे हैं। O2 दैट विल बी सेम एज एल्वियोलाई से आएगा पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर 3% O2 विल बी इन द प्लाज्मा। हो गया हमारा यहाँ पे 97% विल बी देयर ओनली। तो यहाँ पे O2 प्लस Hb प्लस H दैट विल कैटेलाइज, या फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज दैट विल HbO2 प्लस H प्लस आयन एज इट इज यहाँ पे नीचे मूव करेगा। और सेम सिचुएशन, सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है, 3% विल बी इन द प्लाज्मा, O2 आ रहा है एल्वियोलाई से पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर, और यहाँ पे जो ये CO2 है 7% प्लाज्मा से एल्वियोलाई के अंदर जा रहा है। ये बाइकार्बोनेट आयन, सेम द बाइकार्बोनेट आयन विल बी ट्रांसफर्ड टू द प्लाज्मा, वही क्लोराइड शिफ्ट होगा, सारी चीजें वही सेम है दैट वाज इन द टिश्यू। और यहां पे हमारी बात हो रही है एल्वियोलाई टू पल्मोनरी कैपिलरी। हो सारी चीजें आरबीसी के अंदर ही रही है, हो सारी चीजें प्लाज्मा के अंदर ही रही है, वही सेम बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा के अंदर चेंज हो गया, 3% O2 और 7% CO2 यहां से प्लाज्मा से एल्वियोलाई के अंदर जा रहा है। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेगुलेशन बेसिकली हमारा सांस लेने का प्रोसीजर चल कहां से रहा है। नर्वस रेगुलेशन बाय आरबीसी, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर हमारे पास कौन है, नर्वस रेगुलेशन के अंदर आरबीसी, और बाय न्यूमेटिक सेंटर ये हमारा रेगुलेशन यहां से भी हो रहा है रेस्पिरेशन का, बाय न्यूमेटिक सेंटर से। केमिकल रेगुलेशन हमारा कहां से हो रहा है, बाय सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स। कीमोरिसेप्टर जो हमारे केमिकल्स बेसिकली सेंसिटिव टुवर्ड्स चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन केमिकल्स, बेसिकली ये चेंज करने की। कीमो किसे कहते हैं, केमिकल्स को कहते हैं कीमो। जो कीमोथेरेपी लगती है वहां भी मेडिसिन, जनरली कीमोथेरेपी वर्ड इज नॉट फॉर ओनली दी कैंसर। कीमोथेरेपी मीन्स that any drug or the chemical compound that is given to treat any kind of disease, the word that chemical combination or that chemical compound that is known as chemo, sensitive toward change in the concentration of certain chemicals or by the peripheral chemoreceptors। तो यहां से नर्वस रेगुलेशन हो गया, यहां से हमारा केमिकल रेगुलेशन हो गया by RBC and by pneumotoxic centers, by central chemoreceptor and by peripheral chemoreceptors। ये रेगुलेशन हो गए हमारे रेगुलेशन ऑफ आरबीसी, रेस्पिरेशन। एम्फाइसीमा क्या है, फुल ऑफ एयर। इट इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर सफर फॉर अ लॉन्ग टाइम, हुज वन ऑफ द मेजर रीजन इज एक्सेसिव सिगरेट और स्मोकिंग। बेसिकली फुल ऑफ एयर, भरा हुआ है, इलास्टिसिटी उसकी खत्म हो चुकी है, इलास्टिन प्रोटीन डैमेज हो चुका है, रिड्यूस सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फील लाइक लंग स्टिल फिल्ड विद एयर, भरा भरा सा सारे दिन फील होना। ये एम्फाइसीमा का सबसे मेन जो केस है वो बेसिकली हॉर्सेस में देखने को मिलता है। बेसिकली हॉर्सेस में एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है दैट इज गटरल पाउच। गटरल पाउच के अंदर एम्फाइसीमा, अक्यूमुलेशन ऑफ द एयर इन द गटरल पाउच, जिस डिजीज को हम बोलते हैं एम्फाइसीमा ऑफ द गटरल पाउच ऑफ हॉर्स।
ये बेसिकली गटरल पाउच का काम क्या होता है, हॉर्स के अंदर ये जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई जा रही है उसके टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है, उसी के अंदर एयर की फिलिंग हो जाती है जिससे गटरल पाउच डैमेज हो जाता है। ये एक ऑर्गन होता है जो हॉर्स में ही प्रेजेंट है। ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी जिससे हमारा एम्फाइसीमा वर्ड हमें याद करने में इजी हो जाए। बेसिकली सिगरेट स्मोकिंग की वजह से बहुत ज्यादा हमारे लंग्स को फुलफिलमेंट सी फील होती रहती है सारे दिन, एल्वुलर वॉल डैमेज हो जाती है और इलास्टिसिटी वहां से खत्म हो जाती है। ये एक डिजीज कंडीशन हो गई है। तो अब नर्वस रेगुलेशन कौन का हमने देखा था अभी, ये एक्स्ट्रा एक पॉइंट था। नर्वस रेगुलेशन का हम देखते हैं बाय आरबीसी। लोकेशन क्या होती है, मेड्यूला ऑफ द हाइंड ब्रेन, मेड्यूला में, वो भी हाइंड ब्रेन में। कंट्रोल नॉर्मल एंड फोर्सफुल ब्रीदिंग, मेंटेन रिदम ऑफ ब्रीदिंग, मेंटेन करता है क्या, रिदम ऑफ ब्रीदिंग को भी मेंटेन करता है। बाय न्यूमोटॉक्सिक सेंटर पोन्स ऑफ हाइंड लिम्ब, ये बेसिकली यहाँ पे मेडुला दिखाया हुआ है और यहाँ पे ये पोन्स दिखाए हुए हैं, जहां पे न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है और यहाँ पे ये आरबीसी के अंदर मेडुला है। न्यूरॉन्स कैन सिग्नल डायफ्राम आईसीएम टू रेगुलेट रेस्पिरेशन। अब ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आरबीसी बेसिकली जो मेड्यूला है वहां से न्यूरॉन्स सिग्नल लेके जाते हैं डायफ्राम को, डायफ्राम में जो फ्रेनिक मसल रहती है वहां पे वो रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स के एक्सपेंशन एंड रिडक्शन को मेंटेन करते हैं, रिब्स के एक्सपेंशन एंड रिडक्शन को मेंटेन करते हैं। पोन्स ऑफ हाइंड लिम्ब कैन मॉडरेट द फंक्शन आरबीसी बाय सिग्नलिंग इट, आल्सो नोन एज स्विच ऑफ सेंटर। ये बेसिकली स्विच ऑफ सेंटर भी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये है स्लाइड का कि न्यूमोटॉक्सिक सेंटर इज द स्विच ऑफ सेंटर ऑफ द respiration. Signal from PC can reduce the duration in बेसिकली इन इनहेलेशन, ब्रीदिंग रेट फास्टर हो जाती है, यहां से रिड्यूस ड्यूरेशन का कर देता है। जैसे फिर लंबी लंबी सांस आने लगती है, लंबी लंबी सांस आएगी तो ब्रीदिंग रेट हमारी फास्टर हो जाएगी। तो हमारे पोन्स के अंदर तो क्या है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, हमारा मेडुला के अंदर क्या है, आरबीसी, जो हमारे वहां से न्यूरॉन्स का भी रिलीज होता है जो हमारे आईसीएम को रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन को। ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं, एक डिसऑर्डर तो हमने एम्फाइसीमा पढ़ा। अब अस्थमा, इट इज एन एलर्जिक कंडीशन है इन विच देयर इज, ये बेसिकली डिजीज कंडीशन है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ये ऑलमोस्ट सेकंड या थर्ड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम एक दो चीजें और देखेंगे। ये हमारे बेसिकली जो डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। इन विच देयर इज एन इन्फ्लामेशन इन द वॉल ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, इन्फ्लामेशन रिड्यूस स्वेलिंग, बेसिकली स्वेलिंग कर देता है, रेडनेस कर देता है और वहां पे वॉर्म कर देता है। इन्फ्लामेशन, अच्छा एक अच्छा पॉइंट आप लोगों को मैं बताता हूं, इन्फ्लामेशन इज अ गुड साइन। इन्फ्लामेशन होना कभी भी बैड नहीं होता है। फीवर इज ऑल्सो अ गुड पार्ट। फीवर हमें जब भी हो रहा है दैट मीन्स हमें बॉडी में बैक्टीरियल लोड है, हमारी बॉडी में बेसिकली बैक्टीरिया हमारी बॉडी में लॉज है, हमारी बॉडी उसके लिए रिएक्ट कर रही है, तो उसके हमारे लिए बॉडी हमारी रिएक्ट कर रही है। रिएक्ट करके क्या, बहुत सारे बैक्टीरियाज हमारे ड्यू टू हीट वो मर जाते हैं। तो हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाती है नेचुरली, वो बैक्टीरिया को मारने के लिए बढ़ाती है। लेकिन हम उसमें क्या करते हैं, हम फीवर को रिड्यूस करने के लिए पैरासीटामोल टैबलेट ले लेते हैं जो हमारी एंटीपायरेटिक, बेसिकली पायरेटिक इज यूज्ड फॉर फीवर, एंटीपायरेटिक, पायरेक्सिया इज फीवर एंड एंटीपायरेटिक विच हेल्प्स टू रिड्यूस योर फीवर। तो जब हमारी बॉडी अगर रिएक्ट कर रही है हमारे बैक्टीरियल लोड को मारने के लिए या फिर हमारे बैक्टीरियल लोड को बॉडी से रिमूव करने के लिए, हम उस पर एंटीपायरेटिक टैबलेट्स हमें नहीं खानी चाहिए। बॉडी को सेल्फ हील करना चाहिए, हमारी इम्यूनिटी को वर्क करना चाहिए। और जो ये फीवर आ रहा है ना, ये भी हमारी इम्यूनिटी रिएक्ट ही कर रही है। सो अवॉइड इफ यू कैन। और इन्फ्लामेशन इज ऑल्सो गुड, वहां पे रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, वॉर्म होगा, जिससे हमारे वहां पे हीलिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। हेयर एक्सेसिव म्यूकस सिक्रेटेड स्पाज्म, प्रोलॉन्ग कंट्रैक्शन इन द वॉल ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, नैरो हो जाता है एयर पैसेज, जिससे ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाती है। और एक ये साउंड है, बेसिकली आप यूट्यूब पे भी डाल के सुन सकते हैं, व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस होगी अस्थमा के केस में। ये नॉर्मल ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स है, इसका नॉर्मल क्रॉस सेक्शन हमने कट करा यहाँ से और उसको हम ऐसे फ्रंट से ऊपर से देख रहे हैं। तो हमें यहाँ पे जो इसका ल्यूमन है ना, वो अस्थमा के केस में हमें ल्यूमन नैरो दिख रहा है, नैरो दिख रहा है। कोई भी चीज में हम किसी चीज को एंटर कर रहे हैं, अगर वो ब्लॉक्ड है तो उसमें फोर्स लगेगा, दैट इज नोन एज ब्रीदिंग डिफिकल्टी या फिर नैरो पैसेज, जिससे हमें एक साउंड प्रोड्यूस होगी जिसे हम व्हीजिंग साउंड कह देंगे। अब
केमिकल रेगुलेशन, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर एंड पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। लोकेशन है इसका मेडुला में। अ कीमोसेंसिटिव एरिया लोकेटेड एडजेसेंट टू आरबीसी इन द सेंसिटिव टू चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 प्लस H प्लस आयन इन द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर होता है सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, वहां पे ये रेगुलेट करने का काम करता है। इंक्रीज इन CO2 प्लस एंड H प्लस कैन कॉज दीज टू सेंड सिग्नल टू द आरबीसी, जिससे ब्रीदिंग रेट हमारी इंक्रीज हो जाएगी। यहां पे हम केमिकल रेगुलेशन से देख रहे हैं इस चीज को। दोबारा देखते हैं, लोकेशन इसकी है मेडुला के अंदर। कीमोसेंसिटिव एरिया लोकेटेड एडजेसेंट टू आरबीसी इन सेंसिटिव टू चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 प्लस एंड H प्लस इन CSF। उससे क्या होगा, इंक्रीज इन CO2 एंड H प्लस कैन कॉज दीज टू सेंड अ सिग्नल टू द आरबीसी, और जिससे ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगी। एक कम पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर पढ़ा था हमने, एरोटिक बॉडीज है, अरोटा है, यहाँ पे एरोटा के अंदर ये एरोटिक बॉडीज है, ये क्या, और ये कैरोटिड बॉडीज है। कैरोटिड बॉडीज है जो हमारी कैरोटिड आर्टरी के अंदर है। ब्रांचेस ऑफ एरोटा एंड ये बेसिकली उसके बारे में, ब्रांचेस ऑफ एरोटा, और ये ब्लड कैरी करने का या ऑक्सीजन कैरी करने का काम करती है ब्रेन के अंदर। दैट विल हेल्प इन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड H प्लस आयन and these causes the receptor to send signal to the RBC and that will leads to breathing rate increase। वहां से हमारी breathing rate increase हो जाएगी। The role of O2 in regulation of the respiration is quite insignificant। ये रोल है जो O2 का रेगुलेशन में, वो बेसिकली यह कहना चाह रहा था, रोल ऑफ O2 इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। यहाँ पे इसका कोई मेन केमिकल रेगुलेशन में इतना कोई वो नहीं है। यहाँ पे ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो रही है वाया सेंट्रल कीमोरिसेप्टर देख लो चाहे पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स देख लो, ठीक है। अब ये CO2 पॉइजनिंग, बेसिकली CO2 पॉइजनिंग के बारे में बताया है। CO2 प्लस HB हीमोग्लोबिन दैट विल मेक HbCO, दैट इज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन्स। CO has 200 to 250 times more affinity towards hemoglobin than O2। Closed room, burning lamp, इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से CO2 फॉर्म्ड हो रही है, बाइंड हो रही है हीमोग्लोबिन के साथ, बाइंड्स टू HB एंड O2 कैन नॉट बाइंड, इवेंचुअली O2 नॉट गिवन टू टिश्यू एंड डेथ में अकर। ओके, इसको हम और इजी वे में समझते हैं। बेसिकली हमें सर्दियों में रात को हीटर चला के सोने के लिए मना किया जाता है, या फिर कोई आग की अंगीठी जिसमें से धुआं निकल रहा हो, जिसमें से कंबशन हो रहा है, वो हमें रूम में जला के नहीं कभी भी सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारा कंबशन निकल रहा है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है, वो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ जाके बाइंड हो जाती है और वो O2 को बाइंड नहीं होने देती है, जिससे हमारी टिश्यूज के पास O2 का ट्रांसपोर्टेशन होता ही नहीं है। O2 का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो दैट विल कॉमनली नोन एज डेथ, वहां पे मर ही जाएगा इंसान। बेसिकली क्लोज रूम के अंदर हमें बर्निंग लैंप कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। हाइपोक्सिया एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें लेस O2 इन द टिश्यू। ये जो सिचुएशन हो रही है इसका मतलब ये है कि हाइपोक्सिया हो रहा है। एल्टीट्यूड सिकनेस, हाई एल्टीट्यूड, पार्शियल प्रेशर O2 लो, enough O2 not diffused into the blood, hemoglobin not completely saturated, hypoxia seen, high altitude sickness हो जाएगी। और to compensate body pressure, more RBC so that whatever O2 is available can utilized maximally to the bind with hemoglobin। बेसिकली अगर हम पहाड़ पे जाते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो वहां पे इनफ O2 नहीं पहुंच पाएगी हमारे ब्लड के पास, जिससे हाइपोक्सिया हो जाएगा, जिसे हम हाई एल्टीट्यूड सिकनेस भी बोल देते हैं। और उसमें बॉडी फिर एक तरीके से फाइट करती है और जो रिजर्व O2 है उसको यूज करने लगती है। तो इसे वहां पे एक्चुअली डेथ तो नहीं होती है, लेकिन जो हमारी रिजर्व O2 है ना, वो बाहर निकल जाती है, जिससे हमें थोड़ा बेटर सा फील नहीं हो रहा होता है। और हमें ऑक्सीजन एक लिमिटेड अमाउंट में तो मिल ही रही है, लेकिन वो सफिशियंट अमाउंट नहीं है। यहाँ जो कंबशन हो रहा है, कंबशन के अंदर तो डायरेक्ट डेथ है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज है। यहां से एक जो सिलिकॉन पॉल्यूशन है, सिलिकोसिस, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है, यहां से ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे अकॉर्डिंग। फॉर पीपल वर्किंग इन द कोल माइन एंड द सीमेंट स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज एंड कम इन कॉन्टेक्ट विद द पोल्यूटेंट इन एवरीडे लाइफ, सीरियस लंग डिजीज दैट इज फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस इन अपर पार्ट ऑफ द लंग्स। फाइब्रोसिस का मतलब, फाइब्रोसिस को हम हिंदी में पता है क्या कहेंगे, एक लंग्स के अंदर वाली साइड एक एलिवेशन हो गया है मसल्स का ही, एक जाला सा, एक गुच्छा सा, एक हार्ड सा स्ट्रक्चर बन गया है, दैट इज नॉट गुड फॉर द लंग्स। वहां पे वो जो बना है वो इकट्ठा हो गया है, जो हमारा जिस भी ऑक्यूपेशनल हैजार्ड लोकेशन पे हम काम कर रहे थे, कोल, आइदर सीमेंट, आइदर पेंट, आइदर हमारी जो घर में यूज होने वाली पुट्टी है, ये सब में, इन सब में ये
यूज जहां भी हम कर रहे हैं, वहां भी काम हो रहा है, जहां भी हम काम कर रहे हैं, जहां ये यूज हो रहे हैं सब, तो वहां पे सीरियस लंग डिजीज डैमेज हो जाएगा हमारा, वहां पे फाइब्रोसिस हो जाएगा. दैट will ORD is also known as pneumoconiosis, that is silicon is silicosis और asbestosis ये डिजीज के नाम है, ये हमें डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे. बेसिकली न्यूमोकोनोसिस होता है कोल वाली इंडस्ट्री में अगर हम काम कर रहे हैं तो वहां पे हमें मेनली देखने को मिलता है. Now these are the questions that are related what we are studied, and we are evaluating the today's what we covered in the lecture. We will evaluate all the material with these questions, and these questions are important for your final exam perspective also. Basically relaxation of the diaphragm and the intercostal muscle reduce the thoracic volume. ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो आजकल पूछे जा रहे हैं नीट में. इसमें सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो ये पूछा गया है कि रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम, एंड दैट स्टेटमेंट इज ट्रू. एंड इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम and the intrapulmonary pressure more than the atmospheric pressure. ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये more than नहीं, atmospheric pressure से less than आएगा. तो इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन, that first statement is true and the second statement is false. तो correct answer is statement 1 is correct but the statement 2 is incorrect. अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस सॉल्युबिलिटी एंड द थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन. ये थिकनेस डिफ्यूजन का हमने जो सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था कि एल्वोलाई टू पल्मोनरी कैपिलरीज में जो डिफ्यूजन होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा उसकी थिकनेस पे डिपेंड करेगा. तो ये स्टेटमेंट हो गया हमारा ट्रू. ऑल द फैक्टर इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम टिश्यू टू एल्वोलाई एंड दैट ऑफ CO2 फ्रॉम एल्वोलाई टू टिश्यू. ये पॉइंट एक्सचेंज कर दिया है. एल्वोलाई टू टिश्यू आएगा O2 के अंदर और टिश्यू टू एल्वोलाई आएगा हमारा CO2 के अंदर. तो बेसिकली इसमें स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. तो आंसर विल बी सेकंड. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज स्टेटमेंट 1 ड्यूरिंग नॉर्मल एक्सहेलेशन डायफ्राम एंड ICM एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो रिलैक्स हो रही है, द स्टेटमेंट 1 इज ट्रू. And relaxation of diaphragm and EICM decreases the volume of thoracic chamber dorsoventrally and anterior posteriorly respectively. ये डिक्रीज नहीं इंक्रीज करता है. तो बेसिकली स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. तो इसका आंसर भी क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट द स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. अब एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर बाय डिफ्यूजन बेस्ड ऑन द प्रेशर ग्रेडियंट, दैट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड ये बिल्कुल सही है. डिफ्यूजन होता है प्रेशर ग्रेडियंट के ही रिलेशन में. एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एट द टिश्यू एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ऑफ द सेम वैल्यू. बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट. ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा, फोर्थ का आंसर हो जाएगा फर्स्ट. अब द पार्शियल प्रेशर इन mmHg ऑफ ऑक्सीजन O2 एंड द कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वेलाई द साइट ऑफ डिफ्यूजन आर. तो हमने सबसे पहले देखा था पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 is 104, बिल्कुल ठीक है. पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 is 40. पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 is 40 एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 is 45. पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 is 95 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 is 40. एंड एट लास्ट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 is 159 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 is 0.3. The selective formula condition require the formation of oxyhemoglobin at the alveoli. तो बेसिकली इसमें हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, लेस हाइड्रोजन एंड लोअर टेम्परेचर. दैट मींस आंसर इज इसका आंसर आएगा फर्स्ट. तो हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, लेस H+. ये वही क्लोराइड जो क्लोराइड टू शिफ्ट टू राइट और शिफ्ट टू लेफ्ट वाली चीज है, उनमें हम इन चीजों को कंसीडर करके चल रहे थे. तो उसी से पूछा गया क्वेश्चन है. तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट. अब हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर इन द डोर्सोवेंट्रल एक्सिस. तो इसका आंसर होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. कॉन्ट्रैक्शन होगा किसका, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का. बेसिकली EICM का कॉन्ट्रैक्शन होगा जिससे हमारा डोर्सोवेंट्रल एक्सिस पे हमारा इंक्रीज होगा वॉल्यूम थोरेसिक चैम्बर के अंदर. तो इसका आंसर है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द EICM. राइट शिफ्ट इन द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. राइट शिफ्ट क्या शो करता है, ये बेसिकली वही फीवर वाली कंडीशन का क्वेश्चन पूछा गया है. तो राइट शिफ्ट विल शो यू द डिक्रीज्ड ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यू. तो डिक्रीज्ड ऑक्सीजन डिलीवरी देखने को मिलती है हमारी राइट शिफ्ट के अंदर.
स्पायरोमीटर कैन एक्सेस ऑल दीज लंग्स वॉल्यूम एक्सेप्ट, किसकी लंग वॉल्यूम को नहीं दिखाता? इसका आंसर आएगा रेजिडुअल वॉल्यूम, जो हमारे लंग्स को कोलैप्स होने से रोकती है। इसका आंसर आएगा थर्ड। तो रेजिडुअल वॉल्यूम हमें हमारे लंग्स को कोलैप्स होने को रोकती है, जिस रेजिडुअल वॉल्यूम को हम कभी मेजर भी नहीं कर सकते। वो हमारे लंग्स में आफ्टर आईआरवी, ईआरवी, फोर्सफुल एक्सलेशन में हर सिचुएशन में जो लास्ट में प्रेजेंट रहेगी वो हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम प्रेजेंट रहती है। Which enzyme convert carbon dioxide and water into carbonic acid in red blood cell? कौन सा इसको कन्वर्ट करने का काम करता है? वो करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक every 300 ml of oxygenated blood can deliver around dash of O2 to the tissues under normal physiological condition। तो इसका आंसर आएगा, हमने पहले भी देखा था कि 15 ml is the answer that will carry the 15 ml of O2 to the tissue under normal physiological condition। तो आंसर आ जाएगा इसका 15 ml। A shift in the oxygen dissociation curve, बेसिकली ये क्या इंडिकेट करता है? जो राइट शिफ्ट है, दैट आंसर विल बी सी, कंडीशंस फेवरेबल फॉर ऑक्सीजन डिसोसिएशन फॉर हीमोग्लोबिन। तो फेवरेबल टू द ऑक्सीजन रहेगी सिचुएशन और डिसोसिएशन फॉर हीमोग्लोबिन होगा। इसका आंसर आएगा सी। स्पायरोमीटर कैन असेस ऑल द लंग वॉल्यूम एक्सेप्ट, तो इसका आंसर आरवी, बेसिकली रेजिडुअल वॉल्यूम है, ये हमने पहले भी देख लिया है इसको। तो स्पायरोमीटर बस इसको नहीं कर पाता रेजिडुअल वॉल्यूम को, बाकी सबको कर लेता है। एन एंजाइम विच कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू द कार्बोनिक एसिड इन रेड ब्लड सेल। तो आंसर आएगा इसका कार्बोनिक एनहाइड्रेज, दैट इज CA, जो हमारा रिवर्स कैटलाइज सिचुएशन में हो रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। बिसाइड RBC, ब्लड प्लाज्मा ऑल्सो कैरीज O2 इन द सोल्यूशन, दैट परसेंटेज इज 3%। इसका आंसर आएगा 3%। हमने पढ़ा था जो ब्लड प्लाज्मा में रहता है, और बाकी 97% हमारा RBC के अंदर रहता है। अब द ऑप्शन इन विच द करेक्ट स्टेटमेंट, द अस्थमा कैन कॉज व्हीजिंग साउंड, बिल्कुल राइट है। एम्फाइसीमा इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर, हाँ बिल्कुल ठीक कंडीशन है ये। एंड वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ एम्फाइसीमा इज सिगरेट स्मोकिंग, बिल्कुल ठीक है। ब्रोंकियोल्स आर द डैमेज इन एम्फाइसीमा, ब्रोंकियोल्स आर द डैमेज इन अस्थमा। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट, 1, 2 and 3 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट इन विद रेफरेंस टू द रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन। तो इसका पॉइंट्स पढ़ते हैं। न्यूरल साइन फ्रॉम न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ द इंस्पायरेशन, या बिल्कुल सही करेक्ट ऑप्शन है। तो एलिमिनेट हो जाता है फर्स्ट ऑप्शन, हमारा यहां से एलिमिनेट हो जाता है, तो इनमें से हमारा एक आंसर है। तो न्यूरल सिग्नल ठीक है बिल्कुल। कीमो सेंसिटिव एरिया इज लेस सेंसिटिव टू CO2 एंड हाइड्रोजन आयन, नहीं ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। रिसेप्टर association with aortic arch and the carotid artery also and recognize change in the CO2 and hydrogen ion, ये statement बिल्कुल correct है। The role of oxygen in the regulation of the respiratory rhythm is quite significant, नहीं है ये insignificant है। तो fourth statement is also wrong। तो first और third statement ये हमारी दोनों correct statement हो गई है। अब ये हमें लिस्ट से मैच करना है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसे डायरेक्ट ही मैच कर देते हैं हम। ए का सेकंड आएगा टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेट इनटू द लंग्स एट द एंड ऑफ द फोर्स्ड इंस्पायरेशन। तो ए का सेकंड, बी का है थर्ड। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इज इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन, दैट इज वाइटल कैपेसिटी। एंड फोर्थ का हमारा इसका बी का थर्ड है और सी का फोर्थ है फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, और डी का है थर्ड रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन फोर्सफुल आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, एल्वेलाई गेट इन्फ्लेम्ड इन अस्थमा, तो ये हमारी स्टेटमेंट है फॉल्स। इन अस्थमा पेशेंट हैज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड प्रोड्यूस अ व्हीजिंग साउंड, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा थर्ड। एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 एट द alveoli एंड टिश्यू अकर बाय डिफ्यूजन, और तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। इन टिश्यू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज हाई, नो इट विल बी लो, तो सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। ट्रैकिया डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ 7th थोरेसिक वर्टिब्रा, नहीं ये 5th थोरेसिक वर्टिब्रा पे डिवाइड करता है। टर्मिनल, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। टर्मिनल ब्रोंकियल आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स, नहीं ये हमने अभी पढ़ा था लास्ट
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इंटरस्टिशियल वाले तक हमारे सी शेप कार्टिलेजिनस इनकम्प्लीट रिंग रहती है, टर्मिनल तक नहीं रहती है, तो बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, देन आंसर विल बी द फोर्थ स्टेटमेंट। ये हमारा यहाँ पे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज का टॉपिक कंप्लीट होता है। इफ यू गाइज एंड हैविंग एनी डाउट तो पिन मी इन द कमेंट। थैंक यू सो मच।